दोस्तों पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच अक्सर एक बहुत ही पतली सी बारीक सी रेखा होती है। और जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उस रेखा से एक सेफ डिस्टेंस बनाने की जगह ठीक उस रेखा के ऊपर चलने का फैसला करता है, तो उसका अंजाम, उसके रेपकशंस पूरे देश को महसूस होना शुरू हो जाते हैं। आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो सिर्फ किसी नेता का एक सिंपल सा बयान नहीं है, बल्कि स्टेट पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल टेरर फंडिंग का एक अजीब सा, बल्कि यूं कहूं तो काफी डेंजरस पैराडॉक्स है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। डेट थी 18 मई। इस दिन को अंतरराष्ट्रीय रूप से मुल्ली वैक्कल रिमेम्बरेंस डे या फिर तमिल जीनोसाइड रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, ये तमिल वर्ड है, ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड द जस्ट। तो तमिलनाडु के न्यू चीफ मिनिस्टर तलपति विजय अपनी पार्टी टीवीके के चीफ के रूप में एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट करते हैं, और वो खुलेआम श्रीलंकन तमिल्स के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम यानी कि एलटीटी के फाउंडर विल्लू पिल्लई प्रभाकरण को श्रद्धांजलि दे देते हैं। विजय यहां तक कहते हैं कि प्रभाकरण एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने इलाम तमिल्स को एक मदरली अफेक्शन दिया था। एक स्टेट का मुखिया एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को मदरली फिगर कह रहा है जिसे भारत सरकार ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। और ठीक उसी वक्त, राइट व्हेन दीज थिंग्स वर अनफर्लिंग, जब ये इमोशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, ग्राउंड के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया जा रहा था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश को रोक रहे थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक डेनमार्क में बैठा एक फॉर्मर एलटीटी एजेंट उमा कांतन भारत में 1.6 करोड़ का हवाला सीड मनी भेजता है। इस पैसे का मकसद क्या था कि बेसिकली एक मृत औरत के डोरमेंट बैंक अकाउंट से 42 करोड़ रुपीस को साइफन ऑफ करना था, ताकि तमिलनाडु और श्रीलंका में पूरी तरह खत्म हो चुके एलटीटी को फिर से वापस जिंदा किया जा सके इस पैसे का इस्तेमाल करके। आप एक तरफ देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चेहरा एक बैंड आउटफिट को, उसकी जो याद है उसको जागृत कर रहा है, और दूसरी तरफ देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसी आउटफिट के एक्चुअल स्लीपर सेल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जगह जगह रेड कर रहे हैं, जगह जगह ऑपरेशंस चला रहे हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का एक बैंड मिलिटेंट लीडर को ग्लोरीफाई करना और उसी वक्त हवाला के जरिए एलटीटी को रिवाइव करने की कोशिश होना, यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर सीएम विजय इस एलटीटी के भूत को वापस क्यों जगा रहे हैं, और उनका ये नियो द्रविडियन गैम्बल भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूं कि हमारी ऑडियंस में काफी ऐसे यंग एस्पिरेंट्स हों या फिर काफी ऐसे लोग हों जो शायद एलटीटी की हिस्ट्री से उतना डीपली वाकिफ ना होंगे। हालांकि हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी में इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्विक कॉन्टेक्स्ट में सेट कर देता हूं, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हम ये करें। तो एलटीटी स्टैंड्स फॉर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम। एक वक्त पर दुनिया के सबसे डेडली और सोफिस्टिकेटेड गुरिल्ला मिलिटेंट ग्रुप में से ये एक था। इसे वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन ने फॉर्म किया था, और इसका बेसिक मकसद था कि श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स के लिए एक अलग आजाद देश यानी कि इलाम बनाना, ठीक है, उनके नॉर्दर्न हिस्से में। श्रीलंका की गवर्नमेंट और वहां की सिंहाला मेजॉरिटी की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसके खिलाफ इसे शुरू किया गया था, और ये मूवमेंट धीरे धीरे एक फुल ब्लोन नियरली 30 साल लंबी सिविल वॉर में तब्दील हो गया। इस वॉर का अंत सन 2009 में हुआ, जब श्रीलंका की आर्मी ने मुल्ली वाइकल नाम का एक कोस्टल विलेज में प्रभाकरण को मार गिराया। इस फाइनल फेज में हजारों बेगुनाह तमिल सिविलियंस की भी जान गई, जिसका इमोशन आज भी तमिलनाडु में बहुत डीपली रेजोनेट करता है। लेकिन भारत के लिए एलटीटी का मतलब सिर्फ एक पड़ोसी देश का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। 1991 में इसी एलटीटी ने फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का ब्रूटल असैसिनेशन किया था, जिसमें प्रभाकरण एक प्राइम एक्यूज था। इस डार्क चैप्टर के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एलटीटी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया, और यह बैन आज भी हमारे देश में कायम है। राजीव गांधी के असैसिनेशन का तमिलनाडु की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर एक रिपल इफेक्ट पड़ा था, इसको ध्यान से समझना। अब
उस वक्त की जो मेन स्ट्रीम द्रविड़न पार्टीज थी ना, चाहे वो डीएमके हो या फिर एआईएडीएमके, उन्होंने एक बहुत ही कॉन्शियस और कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। उन्हें अब समझ आ चुका था कि अब एलटीटी को ओपनली सपोर्ट करना पॉलिटिकल सुसाइड होगा, स्पेशली जब पीएम की असैसिनेशन हुई है। तो उन्होंने अपने आप को एलटीटी से बिल्कुल काट लिया। द्रविड़न पॉलिटिक्स का पूरा फोकस वापस मुड़ गया सोशल जस्टिस, एंटी कास्ट मूवमेंट्स और एंटी हिंदी इम्पोजिशन प्रोटेस्ट्स के ऊपर। जब मेन स्ट्रीम पार्टीज ने इस मुद्दे से हाथ अपने पीछे खींच लिए, तो स्टेट की पॉलिटिक्स के अंदर एक काफी बड़ा इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो गया। तमिल आइडेंटिटी और सिविलाइजेशनल प्राइड को लेकर जो एक फायर थी, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी मेजर पॉलिटिकल चेहरा बचा ही नहीं। सब बस एक स्टैंडर्ड वेलफेयर पॉलिटिक्स के रूटीन में लग गए। ठीक है, वो हमने अम्मा के दौर में भी देखा, करुणानिधि के दौर में भी देखा, राइट। और उस पॉलिटिक्स का असूल है, ठीक है, पॉलिटिक्स का एक असूल है, जहां वैक्यूम क्रिएट होता है वहां कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। यही वो एग्जैक्ट गैप है जहां आज तलपति विजय की एंट्री होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्टर्स जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो बस अपनी फैन फॉलोइंग के भरोसे आते हैं। अगर आपको भी यही लग रहा है तो सीएम विजय की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को थोड़ा क्लोज जाकर देखना पड़ेगा आपको। उनका प्रभाकरन का नाम लेना ये कोई महज स्लिप ऑफ टंग नहीं था कि चुप गलती से ले लिया, या फिर प्योर इमोशन भी नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी, हाईली कैलकुलेटेड आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का हिस्सा था, जिसे एक्सपर्ट्स नियो द्रविडियनिज्म कह रहे हैं। ठीक है, द्रविडिज्म, वॉट एवर यू वांट टू से, नियो द्रविडिज्म इसको कहा जाता है। इसको थोड़ा ग्राउंड लेवल पर अगर हम समझते हैं तो पिछले एक दशक से इस इमोशनल वैक्यूम को भरने की कोशिश सीमन नामक एक लीडर ने अपनी पार्टी नाम तमिलर काच्ची यानी कि एनटीके के जरिए भी की थी। सीमन की पॉलिटिक्स हार्डकोर अनफिल्टर्ड तमिल नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड थी। वो प्योर तमिल आइडेंटिटी की बात करते थे, लेकिन उनका स्टांस इतना एग्रेसिव और एक्सक्लूसिव था कि मॉडरेट वोटर्स, अर्बन मिडिल क्लास और माइनॉरिटीज उनसे डरना शुरू हो गए। रेडिकलिज्म नजर आता था उसमें। दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल द्रविड़न पार्टीज जैसे कि डीएमके हैं, इन्होंने यूथ को वेलफेयर स्कीम्स तो दी, लेकिन जो आज की डिजिटल नेटिव एस्पिरेशनल यूथ है, उसको एक नया हीरोइक इमोशन चाहिए था। तो एक तो विजय की स्क्रीन प्रेजेंस, राइट, और इनका ये इन्होंने इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का ना एक बड़ा ही पैंतरा मारा। उन्होंने सीमन के तमिल नेशनलिज्म के इमोशनल फायर को उठाया और उसे डीएमके की सोशल जस्टिस और वेलफेयर वाली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के साथ मर्ज कर दिया। विजय का एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। विजय कहते हैं कि द्रविडनिज्म और तमिल नेशनलिज्म इस मिट्टी की दो आंखें हैं। पुरानी द्रविडन पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उसकी हार्डकोर पेरियर बेस्ड आइडियोलॉजी, जो एग्रेसिव एथीज्म यानी कि नास्तिकता और एंटी हिंदू रिटोरिक के ऊपर चलती थी। तो इसी वजह से तमिलनाडु के बहुत से ऑर्डिनरी और बहुत ही डीपली रिलीजियस लोग खुद को काफी एलिनेटेड महसूस करना स्टार्ट हो गए। विजय ने इस आउटडेटेड फ्रिक्शन को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। उन्होंने रिलीजन को गाली देने की बजाय पूरे नैरेटिव को शिफ्ट कर दिया। अब मुद्दा अथीस्ट वर्सेस बिलीवर उसका नहीं रहा। विजय ने इसे प्राउड तमिल वर्सेस आउटसाइडर का मुद्दा बना दिया है। आप उनकी पार्टी टीवीके के अगर फ्लैग और उनके आइकन्स को देखेंगे तो फ्लैग में रेड और येलो कलर्स हैं जो डायरेक्ट एलटीटी और एनटीके की आइकॉनोग्राफी से मैच करते हैं। और उन्होंने अपने रोल मॉडल्स में सिर्फ पेरियर या अन्ना दुराई को नहीं रखा, बल्कि बी आर अंबेडकर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कामराज और 18वीं सदी की वॉरियर क्वीन वेल्लू नचियार को भी शामिल किया है। विजय बेसिकली एक साथ दो भाषाओं में बात कर रहे हैं। एक तरफ वो एडमिनिस्ट्रेशन में द्रविडन वेलफेयर मॉडल को फॉलो करने का मैसेज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रभाकरन और मुल्ली वैक्कल की मेमोरीज इन्वोक करके युवा लोगों के अंदर सोए हुए तमिल प्राइड को टैप कर रहे हैं अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से ये एक बहुत ब्रिलियंट अमलगमेशन है। उन्हें लगता है कि जब तक वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हैं, विजय जब तक भारत के संविधान द्वारा बनाई गई उस लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, तब तक तमिल आइडेंटिटी और प्रभाकरण की लेगेसी को एज एन इमोशनल शील्ड यूज किया जा सकता है। लेकिन थ्योरी और रियलिटी में दोस्तों बहुत फर्क होता है, एंड आई थिंक यू शुड नो इट।
जब एक स्टेट का टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी एक ऐसी वाइब क्रिएट करता है जहां एक बैंड गुरिल्ला लीडर को ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, तो ग्राउंड पर बैठे हुए रैडिकल एलिमेंट्स और एंटी नेशनल सिंडिकेट्स इस माहौल का पूरा फायदा उठाते हैं। और यही एग्जैक्टली आज हो भी रहा है, जिसका खुलासा ईडी और एनआईए की रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस ने किया है। अब जरा पिछले महीने ये काफी सारी एक न्यूज आई थी, हेडलाइंस में भी हमने देखा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और एनआईए की एक एक्सप्लोसिव चार्जशीट थी। इसकी जरा डिटेल्स को जरा देखिए। ये डिटेल्स इस बात का सबूत है कि एलटीटी का खतरा सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों तक सीमित नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डेनमार्क में बैठा उमा कांतन नाम का एक फॉर्मर एलटीटी एजेंट एक पूरे हवाला और टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, एंड ही स्टिल एक्टिव। उमा कांतन ने 90s में एलटीटी की तरफ से श्रीलंकन आर्मी के खिलाफ कई असॉल्ट्स लीड किए थे। उसने एक इलैबोरेट प्लान बनाया कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हैक करके, ठीक है, बेसिकली इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हैक करके फंड्स जुटाए जाएं। उसने अपनी एक की एसोसिएट लेचुमनन मैरी फ्रांसिस्का इसको भारत भेजा इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, ताकि डेनमार्क से जो हवाला आया है और फेक कंपनीज हैं उनके जरिए 1.6 करोड़ का सीड मनी ये चेन्नई के एक बिजनेसमैन के भास्करन के अकाउंट्स में भेजा गया था। अब इस पैसे का 1.6 करोड़ का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि इतने से पैसे को यूज करके और पैसा अनलॉक किया जाए। तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड इन्होंने एग्जीक्यूट करना था। इसमें टारगेट था मुंबई की इंडियन ओवरसीज बैंक की फोर्ट ब्रांच में एक डोरमेंट अकाउंट जो एक मृत महिला के नाम पर था, हामिदा ए लालजी के नाम पर। इस अकाउंट में 42.28 करोड़ रुपीस आइडल पड़े हुए थे। तो फ्रांसिस्का ने चेन्नई में बैठकर लोकल लॉयर्स और मिडलमैन को रिश्वत दी, फेक आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, यहां तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनवाई गई। यहां तक कि उन्होंने ई मोहन नाम के एक लोकल आदमी को हायर किया ताकि वो इस मृत महिला के बेटे इस्कंदर के रूप में उसको इंपर्सोनेट कर सकें, ठीक है, बहरूपिया की तरह बैंक के सामने वेरिफिकेशन दे सकें। तो इन लोगों ने इस आदमी को प्रॉपरली हिंदी बोलना सिखाया, उसे ट्रेन किया कि बैंक मैनेजर के सामने जाकर कैसे कॉन्फिडेंस से बोलना है, मेरा नाम इस्कंदर ए लालजी है। प्लान लगभग फाइनल स्टेज में था। फ्रांसिस्का और उसके इंपर्सोनेटर मुंबई की फ्लाइट लेने ही वाले थे जब तमिलनाडु क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी की क्यू ब्रांच, जो हिस्टोरिकली एलटीटी कैडर्स को ट्रैक करने में एक्सपर्ट मानी जाती है, उन्होंने फ्रांसिस्का को चेन्नई एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया। ये 42 करोड़ रुपीस डायरेक्टली एलटीटी के बचे हुए स्लीपर सेल्स और अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करने में यूज होने थे। अब यहां पर एक बहुत ही टेरिफाइंग कॉन्ट्रास्ट देखिए दोस्तों। एक तरफ स्टेट की स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स यानी कि स्टेट की क्यू ब्रांच है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसीज अपनी जान पर खेलकर इन इंटरनेशनल सिंडिकेट्स को न्यूट्रलाइज कर रही हैं, और दूसरी तरफ उसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से उस टेरर आउटफिट के फाउंडर को एक मदरली फिगर का दर्जा दे रहे हैं। व्हाट अ पैराडॉक्स, है ना? नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब उस मुद्दे को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं थ्रू जियोपॉलिटिकल लेंस। एज अ फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स व्हिच बेसिकली आल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? तो एज अ फैकल्टी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी कभी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से आइसोलेटेड नहीं होती। जो बयान एक स्टेट का नेता लोकल वोट्स हासिल करने के लिए देता है, उसकी गूंज इंटरनेशनल कॉरिडोर्स में सुनाई देती ही है। जब सीएम विजय जैसे मास लीडर प्रभाकरन को ओपनली ग्लोरीफाई करते हैं, तो इसका सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया और श्रीलंका के बायलेटरल रिलेशंस पर पड़ता है। न्यू दिल्ली पिछले एक दशक से श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस वापस गेन करने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां इंडियन ओशन में बढ़ते हुए चाइनीज फुटप्रिंट को इसे काउंटर किया जा सके। हम्बनटोटा पोर्ट इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उसको काउंटर करना है। ऐसे में जब एक इंडियन स्टेट का मुखिया श्रीलंका के उस मिलिटेंट आउटफिट को लेजिटिमाइज करता है जिसने उनके देश में लाखों जानें ली, तो कोलंबो के एस्टैब्लिशमेंट में इंडिया की नीयत पर डायरेक्टली डाउट क्रिएट होगा ही। ये चाइना को एक परफेक्ट मौका देता है श्रीलंकन गवर्नमेंट को यह बोलने का कि इंडिया इज डायरेक्टली सपोर्टिंग योर एनिमीज। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर है। अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु कोस्टल स्टेट है। हिस्टोरिकली एलटीटी की स्मगलिंग बोट्स और ड्रग सिंडिकेट्स यहां की कोस्टलाइन का मिसयूज करते आए हैं।
अगर स्टेट लीडरशिप ओपनली एलटीटी के इमोशंस को टैप करती है तो स्टेट की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पर एक बहुत ही टेसिट प्रेशर बनता है, सटल सा प्रेशर बनता है। आप खुद सोचिए, जिस क्यू ब्रांच ने फ्रांसिस्का को अरेस्ट किया, अगर उन्हें यह मैसेज मिले कि उनके चीफ मिनिस्टर, उनके मुख्यमंत्री खुद प्रभाकरण के सिंपथाइजर हैं, तो क्या वो फ्यूचर में एलटीटी सिंपथाइजर्स के खिलाफ सेम एग्रेशन से एक्ट कर पाएंगे? ये स्टेट की क्यू ब्रांच है, सेंटर की नहीं। आगे चलकर ईडी और एनआईए ने किया, बट वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में सीएम विजय शायद एक ऐसी आग से खेल रहे हैं दोस्तों, जो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को अंदर से पैरालाइज कर सकती है, एंड ही शुड रियलाइज इट। सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट के बीच का ये आइडियोलॉजिकल क्लैश, ये किसी भी बॉर्डर या कोस्टल स्टेट के लिए एक परफेक्ट रेसिपी होता है फॉर द डिजास्टर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक सिनेरियो का अब कंक्लूजन क्या निकलता है? तो देखो, इसमें एक क्लियर कट स्टैंड लेना है। सो माय स्टैंड ऑन दिस इशू इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड डिसाइसिव। एक हेल्दी मैच्योर डेमोक्रेसी में रीजनल आइडेंटिटी, कल्चरल प्राइड और अपनी भाषा को एजर्ट करना ना सिर्फ वैलिड है बल्कि जरूरी भी है। श्रीलंकन तमिल्स के हिस्टोरिकल स्ट्रगल, उनके ह्यूमन राइट्स और 2009 के सिविल वॉर में मारे गए बेगुनाह सिविलियंस के प्रति सिंपैथी रखना एक ह्यूमन इशू है। लेकिन तमिल प्राइड को एजर्ट करने में और एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को ग्लोरीफाई करने में एक बहुत ही क्लियर लक्ष्मण रेखा है, और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस लक्ष्मण रेखा को हर हाल में रिस्पेक्ट करना चाहिए। वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन ने तमिल कॉज को ग्लोबल अटेंशन जरूर दिलवाया, लेकिन उनका रास्ता वायलेंस, असैसिनेशंस और एक्सट्रीमिज्म का था। एक ऐसा रास्ता जिसने ना सिर्फ एक फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनकी जान ले ली, बल्कि पूरे रीजन को कई दशकों तक इंस्टेबिलिटी में धकेल दिया। सीएम विजय को यह समझना होगा कि सिनेमा स्क्रीन पर एक मास हीरो होना, जहां आप एग्रेसिव डायलॉग्स बोलकर पब्लिक से तालियां बटोर सकते हैं, यह एक बिल्कुल अलग बात है। और रियल लाइफ में एक सेंसिटिव कोस्टल स्टेट का चीफ मिनिस्टर होना, यह एक बिल्कुल अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नियो द्रविडियनिज्म के नाम पर एलटीटी के भूत को जिंदा करके इलेक्शन जरूर जीत सकते हैं, लेकिन यू कैनॉट राइड दैट एलटीटी टाइगर एंड एक्सपेक्ट कि वो आपकी स्टेट की सिक्योरिटी को काटेगा नहीं। तमिलनाडु को प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ने की जरूरत है। वापस 1990s की वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म के डार्क एरा में जाने की जरूरत नहीं है उसे। नेशनल सिक्योरिटी को वोट बैंक के ऑल्टर के ऊपर उसकी आहुति ये नहीं दी जा सकती सीएम साहब। और दोस्तों, इस तरह की इन-डेप्थ एनालिटिकल और अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग ये यूपीएससी प्रिपरेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर हिस्सा है। तो अगर आप भी ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जियो पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इंटरसेक्शंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू का P2I बैच है, राइट। जस्ट बिफोर कंक्लूजिंग लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस बैच। तो हमारा न्यू बैच 20th में यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है, जहां हम हर इशू को इसी इंटेलेक्चुअल डेप्थ के साथ कवर करते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक्स और डिस्काउंट डिटेल्स ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर पिंड कमेंट को एक बार देख लीजिएगा। और मैं सिंसियरली उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो एनालिसिस है, इसने नियो द्रविडियनिज्म का ये जो जुआ खेल रहे हैं सीएम साहब, ठीक है, और जो एलटी का ये टेरर प्लॉट है, इसमें आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने सभी इंफॉर्मेटिव ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आगे भी ऐसे जियोपॉलिटिकल और इंटरनल सिक्योरिटी के ब्रेकडाउन्स को समझने के लिए स्टडी आईक्यू के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं चंदन शर्मा, आप सबसे अब विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखें, जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।